Hello, students. How are you? I hope you all are doing great, and I welcome you all to another video class of your SST subject. In today's video session, we are going to continue chapter number 6 that we had started in the previous video. Okay, तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन हम कल की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 को कल की वीडियो में हमने शुरू किया, जिसमें हम सॉइल और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना. इस चैप्टर का नाम क्या है? सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, जिसमें हम सॉइल और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. और कल की जो वीडियो है उसमें हमने सॉइल रिसोर्स को स्टार्ट किया था और हमने सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी. और वो चीज़ें क्या थी कि जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. सभी की लाइफ में जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो प्लांट्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, वो सॉइल में उगती हैं, है ना. पौधों को उगने के लिए मिट्टी चाहिए, और मिट्टी अगर पौधे नहीं उगेंगे तो ह्यूमंस खाना नहीं खा पाएंगे, है ना. तो जो ग्रेन्स हैं उसके लिए ह्यूमंस सॉइल पर डिपेंडेंट हैं. ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं खाना खा पाएंगे, है ना, क्योंकि एनिमल्स भी तो प्लांट्स को ही खाते हैं. उसके बाद ह्यूमंस भी सॉइल पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि वो खेती करते हैं. अगर मिट्टी नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और अगर खेती नहीं होगी तो ग्रेन्स नहीं होंगे, है ना. इसीलिए जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. और हमने जाना था कि जो मिट्टी है वो डिफरेंट रॉक्स से बनती है. रॉक क्या होती है? रॉक हम चट्टान को कहते हैं. ठीक है, जो मिट्टी है वो रॉक से बनती है. कैसे बनती है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उस पर एक्शन होता है. किसका? सनलाइट का, एयर का और वाटर का. इन तीनों के एक्शन से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं. ठीक है, और टूटने के बाद वो धीरे धीरे पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं, एकदम उनका चूरा बन जाता है, और जो उनका पाउडर्ड फॉर्म है उसी को हम सॉइल कहते हैं. ठीक है, और हमने रॉक के बारे में भी एक बात जानी थी. वो क्या थी? वो ये थी कि जो रॉक्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है, और जो सॉइल है वो रॉक से बनती है, इसीलिए जो मिनरल्स हैं वो हमें सॉइल से भी मिलते हैं. ठीक है, तो यही जो चीज़ें हैं हमने कल की वीडियो में जानी थी सॉइल के बारे में. आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, कि हमारे भारत में कितनी तरह की मिट्टी जो है उसे पाया जाता है. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत तरह की सॉइल हमें मिलती हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत तरह की रॉक्स प्रेजेंट हैं, और हम ये जानते हैं कि जो मिट्टी है वो रॉक्स से बनती है. ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में बहुत तरह की मिट्टी जो है वो पाई जाती हैं. लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, देयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन आवर कंट्री. जो मैंने अभी बताया आपको कि इंडिया में बहुत तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, और जो मिट्टी है वो चट्टानों से ही बनती है, इसीलिए इंडिया में बहुत तरह की मिट्टी भी पाई जाती है, जैसे कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड ऑल्सो डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल. ये कुछ टाइप्स हैं जो कि सॉइल के हैं और जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू जूम इन. डिड यू नो द जर्कन क्रिस्टल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द वर्ल्ड. जो जर्कन क्रिस्टल्स हैं ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी रॉक है, पुरानी चट्टान है. वो कहाँ मिली थी? वो केंदुझार इन उड़ीसा. उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम केंदुझार है, वहाँ पर मिली थी. दीज आर अबाउट 4.24 मिलियन ईयर ओल्ड. दे आर ओल्डर देन द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रॉक ऑफ द वर्ल्ड. ये जो है ना दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान है. जो कितने साल पहले पुराने की है, कितने साल पहले की है, उसकी अगर हम बात करते हैं उसकी कितनी पुरानी है, तो वो 4.24 मिलियन साल पुरानी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ सॉइल. वी विल लर्न अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो वी विल नो
व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे, वो जो मिट्टी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उस मिट्टी में, हम इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल जो है वो कैसे बनती है? It is formed by the soil and small pieces of rocks carried and deposited by river originating in the Himalayas। जो alluvial soil है ये रिवर्स से बनती है। कौन सी रिवर से? ऐसी रिवर्स जो कि हिमालय से आती हैं। और वो कौन सी रिवर्स है? जैसे कि गंगा, यमुना, है ना, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी जो नदियां हैं वो पहाड़ पर से आती हैं। ठीक है, आप जानते हो। और ये जब पहाड़ पर से आती हैं तो ये अपने साथ रॉक्स लेकर के आती हैं, जो चट्टाने हैं उसे लेकर के आती हैं, और ये चट्टाने टूट टूट करके फॉर्म कर देती हैं ये सॉइल। जो सॉइल इन चट्टानों से बनती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब इसमें बहुत अच्छे से खेती करी जा सकती है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है डेड रिमेन्स। अगर कोई भी चीज़ के डेड रिमेन्स होते हैं कहीं पर तो वो उस सोइल को फर्टाइल कर देती है। ठीक है, जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होगा वो मिट्टी उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होगी। अब बात करते हैं कि ये एलुवियल सॉइल जो है वो कहाँ मिलती है। देन इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अगर हम बात करते हैं पंजाब, यूपी और बिहार की, इन तीनों स्टेट्स के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल के बारे में हमने क्या जाना कि एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर्स के डिपोजिशन से बनती है। जो रॉक्स हिमालयन रिवर अपने साथ लेकर के आती हैं, उन रॉक्स से जो मिट्टी बनती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, और वो फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है पंजाब के प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। ओके, नाउ इफ़ यू टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, कि एलुवियल सॉइल जो है उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो उगती हैं। तो एलुवियल सॉइल में राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूँ, मेज़ एंड शुगर केन, ये सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि एलुवियल सॉइल में उगाई जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉइल की जो कि है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को ब्लैक क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ डार्क ग्रे और ब्लैक इन कलर। इसका रंग काला होने की वजह से इसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू के। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा होगा प्लेट्यू किसे कहते हैं। तो ऊपर जो टेबल लैंड होता है, जो ये ग्राउंड लेवल है, इससे थोड़ी एलिवेटेड जो पार्ट होता है उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। तो जो दक्षिण का प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, उसका नॉर्थ पार्ट और उसका वेस्ट पार्ट जो है इस ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, और इस ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाता है? तो वो क्रॉप्स है कॉटन, मिलेट और शुगर केन। ये तीनों क्रॉप्स जो हैं वो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में हमने जाना कि इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, और ये डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। जो क्रॉप्स ब्लैक सॉइल में उगाई जाती हैं वो है कॉटन, मिलेट और शुगर केन। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज रेड सॉइल। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉइल की जो कि है रेड सॉइल। इसका कलर जो है वो रेड होता है। इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो रेड सॉइल है वो खेती करने के लिए ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं होती। ठीक है, अगर इसमें हमें कोई फसल उगानी है तो हमें उसका फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स नेचुरल या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें मिट्टी में ऐड किया जाता है ताकि उसमें क्रॉप्स को उगाया जा सके। आप खाद जानते हो ना, उसी को हम फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो रेड सॉइल है ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती, और अगर इसमें क्रॉप्स को उगाना है तो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, देन इट इज़ फाउंड मेनली इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके ईस्ट और साउथ पार्ट में हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। ओके, रेड सॉइल में ग्राउंड नट्स, मिलेट, पल्सेस और टबैको उगाया जाता है। ठीक है, ये क्रॉप्स हैं जो कि रेड सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉइल की, जो कि है लेटराइट सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉशिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें से जो मिनरल का कंटेंट होता है वो बह जाता है, और ये जो सॉइल है इसी प्रोसेस से बनती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, देन सम क्रॉप्स ग्रो वेल विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स। तो अगर हम इसमें खेती करना चाहते हैं तो इसमें हमें मैन्योर्स का यूज़ करना पड़ता है। मैन्योर्स क्या होते हैं? ये भी खाद होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। ठीक है, ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं होते। ओके, अगर हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल मिलती कहाँ कहाँ पर है, देन इट इज़ मेनली फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड असम। जो लेटराइट सॉइल है ये कर्नाटका में मिलती है, केरला में मिलती है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और असम के स्टेट्स में पाई जाती है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं? तो वो क्रॉप्स हैं टी, कॉफ़ी और रबर। टी, कॉफ़ी और रबर ये तीनों ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि लेटराइट सॉइल में आसानी से उगाई जा सकती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स, खाद की हेल्प से ही। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सॉइल की, जो कि है माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन नाम से आप बता सकते हैं ना कि ये जो मिट्टी है ये माउंटेन्स में पाई जाती होगी, है ना? तो ये जो सॉइल माउंटेन में पाई जाती है उसे ही हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। ओके, एज कंपेयर्ड टू द हायर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स, द एरियाज ऑन द लोअर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द माउंटेन हैव मोर फर्टाइल सॉइल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊंचे ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो जो ऊंचे ऑल्टीट्यूड की मिट्टी होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है एज कंपेयर्ड टू लोअर पार्ट्स। ठीक है, जो नीचे का साइड होता है वहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती हैं। ओके, इट इज़ फाउंड इन माउंटेन एंड हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये माउंटेन्स में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम माउंटेन सॉइल है। और माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है? तो वो है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन्स है, इसीलिए जो मिट्टी है वो वहाँ पर मिलती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हम इन सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो वो क्रॉप्स हैं वीट, मेज, बार्ले, टी, एंड ऑल्सो वी कैन ग्रो सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर एंड प्लम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम माउंटेन सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज़ डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल से हम क्या कह सकते हैं? ऐसी सॉइल जो कि डेजर्ट में मिलती है उसे हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। ठीक है ना? द सॉइल इज ड्राई एंड सैंडी एंड नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपने देखा होगा ना कि जो एकदम सूखी बालू वाली मिट्टी होती है वो पाई जाती है डेजर्ट में, और जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी और एकदम सैंड टाइप में रहती है, इसीलिए वहाँ पर कोई सी भी क्रॉप्स उगाई नहीं जा सकती। तो ये जो डेजर्ट सॉइल है ये कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। तो आप सब जानते हो कि हमारा जो डेजर्ट है वो राजस्थान में है, इसीलिए डेजर्ट सॉइल भी हमें राजस्थान में ही देखने को मिलती है। लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं जिन्हें हम उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। वहाँ पे इरिगेशन करके हम थोड़े बहुत जो खेती है उसे कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम इस सॉइल में उगा सकते हैं वो है डेट्स यानी कि खजूर, मिलेट्स, बार्ले एंड मेज। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डेजर्ट सॉइल में ग्रो कर सकती हैं। बाकी डेजर्ट सॉइल में कोई सी भी क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकते।
तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल जितनी भी हमारी इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। ओके, अब बात करते हैं वर्ड्स टू नो। मूविंग ऑन टू फर्स्ट वर्ड, दैट इज ह्यूमस। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स दैट डिकम्पोज एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ सॉइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इट, मेनली नाइट्रोजन। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है वो डेड रिमेन होता है प्लांट का। जैसे जो पौधा होता है वो सड़ जाता है ना, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है सॉइल को? उसका बेनिफिट होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज होने के बाद से नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं सॉइल में। जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो करने लग जाती हैं, और उसी को हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि डेड रिमेन्स होता है प्लांट का। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। अ नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल इन ऑर्डर टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। जो फर्टिलाइजर होता है हम उसे खाद कहते हैं, जिसको हम प्लांट्स में ऐड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। अब बात करते हैं मैन्योर। मैन्योर किसे कहते हैं? सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फार्म एनिमल्स often mixed with other substances and used on crops to help them grow। मैन्योर्स जो है वो भी एक खाद होती है जो कि ऑर्गेनिक होती है, लाइक एनिमल डंग जो होता है उससे बनाई हुई खाद जो होती है उसे हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, जैसे जो सब्जियां, ठीक है, तो मैन्योर्स जो हैं वो सॉलिड वेस्ट होते हैं फार्म एनिमल्स के। और कभी कभी जो ग्रीन जो हमारे घर से जो ग्रीन वेस्ट निकलता है, जैसे कि किसी भी सब्जी का छिलका होता है, उसे भी अगर हम एक पॉट में इकट्ठा कर देते हैं वो भी ना डिकम्पोज होने लग जाता है, और उससे भी हम मैन्योर बना सकते हैं, जिसे हम ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमस, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ह्यूमस डेड रिमेन्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स के होते हैं। फर्टिलाइजर नेचुरल या केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सॉइल के साथ ऐड किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है। और मैन्योर्स जो हैं वो सॉलिड वेस्ट होता है फार्म एनिमल्स का, या फिर जो वेजिटेबल्स का लेफ्ट ओवर पार्ट होता है उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। ओके, और जो मैन्योर है ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसीलिए जो मैन्योर है वो सॉइल को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द सॉइल। लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो बाद में सॉइल को हार्म भी करता है। ओके, मूविंग ऑन टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब हमने ये जान लिया कि सॉइल जो है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल के बिना प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो ह्यूमन जो है वो खाना नहीं खा पाएगा, है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो सॉइल है वो वेस्ट हो रही है। मतलब उसकी जो टॉप लेयर है ना, हमने देखा था जो कि टॉप लेयर होती है उसी में ह्यूमस का कंटेंट होता है ना। ह्यूमस का कंटेंट जो होता है वो टॉप लेयर में होता है, और टॉप लेयर जो है वो हट जाती है। जैसे ये मिट्टी की परत है, इसके ऊपर की जो टॉप लेयर है वो हवा के कारण या फिर पानी के कारण जो है वो बह करके चली जाती है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अपनी सोइल को कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, वो हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। ओके, समटाइम्स द टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल लेयर गेट्स कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। This process by which the top layer of soil is removed is known as soil erosion। ठीक है, जो रिमूवल होता है टॉप लेयर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉइल है उसमें टॉप लेयर में ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस जो है वो उसी की वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब क्या होता है, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो वो जो टॉप लेयर है, जो ह्यूमस वाली लेयर है, वो हट जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोयल इरोजन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ सोयल इज रिमूव्ड इज नोन एज सोयल इरोजन। जो ये टॉप लेयर हट जाती है उस प्रोसेस को हम सोयल इरोजन कहते हैं। और सोयल इरोजन जो है रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। अगर ह्यूमस का कंटेंट ही हट जाएगा तो जो सोयल है वो फर्टाइल नहीं रह पाएगी, उसमें अच्छे से क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है,
इसीलिए जो सॉइल इरोजन है वो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज कर देता है, कम कर देता है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज हार्मफुली इफेक्ट द सॉइल एज वेल। और क्या चीज़ है जो कि सॉइल को इफेक्ट करती है, तो वो होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। जो पेड़ों को हम काटते हैं ना खेती करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए, इसकी वजह से क्या होता है, ये भी जो टॉप लेयर है हटाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब दिस इज द मेन रीजन फॉर द सॉइल इरोजन। क्यों? क्योंकि अगर हम पेड़ लगा के रखेंगे तो जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने आसपास बाइंड करके रखेंगी, अपने आसपास पकड़ करके रखेंगी, है ना। लेकिन अगर हम ये पेड़ काट देंगे तो यहाँ की मिट्टी क्या होगी, ये लूज हो जाएगी, और जब भी तेज हवा या बारिश होगी ये ऊपर की जो टॉप लेयर है वो हट जाएगी। ठीक है, तो जो मेन रीजन है वो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम जो पेड़ काट देते हैं उसका बहुत बड़ा, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है। ठीक है, इट इज असेंशियल टू कंजर्व सॉइल। इसीलिए हमें जो सॉइल है उसे कंजर्व करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, बिकॉज सॉइल इज नेसेसरी फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। मिट्टी जो है वो हमारी खाने की ज़रूरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द टॉप लेयर ऑफ सॉइल विद देयर रूट्स, दस वी शुड चेक डिफोरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज। अब हम जो सॉइल इरोजन है यानी कि मिट्टी जो रिमूवल है टॉप लेयर का, उसको कैसे चेक कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, मतलब एफोरेस्टेशन प्रमोट करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को? बाय यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स such as cow dung and compost for growing crops because chemical fertilizers are harmful for the soil. अब हम दूसरा जो पॉइंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोयल को कंजर्व करने का, वो है यूज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जो कि मैन्योर होते हैं ना, मैन्योर, ये नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं। ये जो है ये सोयल को हार्म नहीं करते, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, वो सोयल को हार्म करते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स जो है उनको नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट हम कर सकते हैं जिससे कि हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, दैट इज ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया for a long time also reduces soil fertility. Therefore, farmer must grow different crops one after another on the same land. कई बार ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही तरह की फसल ज़मीन पर उगाते रहते हैं। ठीक है, और एक ही तरह की फसल उगाने से क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सोइल के वो क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से भी जो सोइल है वो बेकार हो जाती है और वो उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है। ठीक है, तो हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रख करके हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि डिफोरेस्टेशन को रोक करके और एफोरेस्टेशन को प्रमोट करके। अगर हम डिफोरेस्टेशन को रोक देंगे तो सोइल इरोजन नहीं होगा, और सोइल इरोजन नहीं होगा मतलब जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी लूज नहीं होगी। ठीक है, वो जो फर्टाइल है वो हमेशा ही फर्टाइल रहेगी। और जो फार्मर्स हैं उन्हें एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं फार्मर्स जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके भी सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉइल रिसोर्स के बारे में कि जो सॉइल है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है कि जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर दैट इज़ नोन एज इरोजन, ये सॉइल को हार्म करती है। और अगर सॉइल हार्म होगी मतलब सॉइल को नुकसान पहुंचेगा तो क्रॉप्स अच्छे नहीं उगेंगे, क्रॉप्स उगेंगी नहीं तो इंसान की जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी। इसीलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। और हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। अगर हम एफोरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो सॉइल इरोजन को रोकेगी। ठीक है, और दूसरा काम फार्मर्स कर सकते हैं, दे कैन यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो कि सोइल को हार्म नहीं करें।
और तीसरा काम जो है वो ये कर सकते हैं फार्मर्स कि एक खेत में एक से ज़्यादा तरह की फसलों को उगाया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल रिसोर्स। हम कल की वीडियो में मिनरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। ओके।